नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास बुलेटिन न्यूज प्लस। और चलिए न्यूज प्लस में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की। देश के महत्वपूर्ण 5 राज्यों में चुनाव, फिलहाल चुनाव की तारीखों का नहीं हुआ है औपचारिक ऐलान। फिर भी सभी प्रमुख पार्टियों ने झोंक रखी है ताकत। भाजपा ने प्रमुख तौर पर आसाम और बंगाल में बना रखा है फोकस। दूसरी ओर कांग्रेस को तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सफलता की उम्मीद है। पीएम मोदी बंगाल और आसाम का कर चुके हैं दौरा, लेकिन अभी तक दक्षिण राज्यों की ओर नहीं किया है रुख। दूसरी ओर राहुल गांधी तमिलनाडु और केरल का कर चुके हैं दौरा, लेकिन बंगाल और आसाम पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं राहुल। इस बीच गठबंधन की नाव पर बैठक दक्षिणी राज्यों को पार करने की कोशिश में है बीजेपी। तो आप समझिए आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 5 राज्य हैं इसमें बीजेपी कुछ राज्यों की तरफ ज्यादा फोकस नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कुछ राज्यों की तरफ ज्यादा फोकस नजर आ रही है। बात अगर बीजेपी की जाए तो अगर बंगाल और आसाम की बात आप करें, एक तरफ सत्ता में आसीन आसाम में, लेकिन बंगाल में जहां इस बार चुनाव में बहुत उलटफेर होने की बात सामने आ रही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पर जा रहे हैं। 7 तारीख को भी गए थे और आगामी दिनों में भी वहां जाएंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 15 लाख लोग उस जनसभा में आएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो बंगाल है उस पर नजर लगातार है बीजेपी की। असम में क्योंकि सरकार है तो उसको बचाने की जुगत में है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी में सफलता की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ बंगाल, आसाम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर दक्षिण राज्यों की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा रुख हुआ नहीं है। हालांकि बजट की अगर आप बात करें तो उसमें कुछ ऐलान जरूर किए गए थे इन राज्यों के लिए, जिसमें तमाम तरीके की बातें सामने आई थी। लेकिन बात अगर राहुल गांधी की करें तो तमिलनाडु और केरल का उनका दौरा लगातार चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है वहां जाकर कई तरह की बातें उन्होंने की है, लेकिन बंगाल, आसाम पर ज्यादा फोकस नहीं नजर आ रहा है राहुल गांधी का और खास करके कांग्रेस का भी। हालांकि लगातार खबरें यही है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन होगा उसके दौरान ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जो बीजेपी चाहती है जिस तरीके से सत्ता में आना बंगाल में, वो कैसे रोक पाएंगे। क्योंकि एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ बीजेपी और फिर कांग्रेस, आखिर किसके साथ किसका गठबंधन होगा, कौन किसको रोक पाएगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आसाम विधानसभा चुनाव की करते हैं, जहां बहुकोणीय मुकाबला। अब की बार 4 मजबूत मोर्चे आजमाएंगे किस्मत। भाजपा ने 3 मजबूत पार्टियों के साथ बनाया गठबंधन। कुल मिलाकर आसाम में गठबंधन का मुकाबला होगा गठबंधन से ही। चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों ने कर ली अपनी अपनी पोजीशनिंग और चुनाव करीब आते आते देखने को मिलेंगे कई सियासी घटनाक्रम। तो ऐसा अमूमन हमेशा होता है, हर चुनाव से पहले कई बार जो गठबंधन है वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। चुनाव के बाद भले वो कितना टिक पाते हैं ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है और कौन किसके साथ चला जाता है, वो समीकरण कितना बदलता है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो 5 राज्य जहां पर चुनाव होने उसमें आसाम इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में आसाम विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी होगी कि जो आसाम है उसमें सरकार बनाए रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार कई तरह के सवाल आए हैं। कुछ दिन पहले ही जब आसाम में दौरा करने के लिए गए थे खुद प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर उन्होंने अपने भाषण में कहा था सूरज पूरब सबसे पहले यहीं से उगता है, लेकिन विकास की किरण अब पिछले कुछ समय से यहाँ पर पहुंचनी शुरू हुई है। ऐसे में अब देखना बेहद महत्वपूर्ण कि भाजपा ने 3 मजबूत पार्टियों के साथ जो गठबंधन बनाया है, कुल मिलाकर आसाम में गठबंधन का मुकाबला गठबंधन से ही है। चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पोजीशनिंग कर ली है और चुनाव करीब आते आते देखने को मिलेंगे कई और सियासी घटनाक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुख्यमंत्री गहलोत की करते हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक। विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी भी होगी बैठक में। राहुल गांधी के दौरे को लेकर अनौपचारिक चर्चा भी होगी। राज्यपाल के अभिभाषण भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के लिए करीब 15 से 16 प्रस्तावों को एजेंडा में किया शामिल। ग्राम सेवक का पद, नाम ग्राम विकास अधिकारी करने का प्रस्ताव, राज्य की नई आयुष नीति, वन निगम की स्थापना, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सोसाइटी, अंबेडकर पीठ को उच्च शिक्षा विभाग से लेकर फिर से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को सौंपने, चिकित्सा सेवा नियम, महाविद्यालय शाखा संशोधन नियम पर विचार जैसे एजेंडे शामिल हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। शिवेंद्र, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक तरफ बजट सत्र, दूसरी तरफ राहुल गांधी आने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर आज चर्चा होगी।
बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट बैठक, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है, खासकर बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र, उस समय जो कैबिनेट की बैठक होती है खुशबू उसकी महत्वता बढ़ जाती है। और आज का जो कैबिनेट बैठक का प्रमुख एजेंडा है वो राज्यपाल का जो अभिभाषण है, जो वो सदन की शुरुआत में जो दोनों पार्टियों के विधायक होते हैं, एक जॉइंट जो सेशन होता है उसमें वो देते हैं सदन में, उसको इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सबसे प्रमुख एजेंडा यही है। कहा यह भी जा रहा है कि अनौपचारिक तौर से जो राहुल गांधी का दौरा है, प्रदेश दौरा, उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे समय पर आ रहे हैं जब राजस्थान में विधानसभा का सत्र होगा, और विधानसभा का सत्र भी बजट सत्र जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो तय है कि सारे विधायक या सारे मंत्री एक साथ राहुल गांधी जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे। बहुत से लोगों को फ्लोर में ही रहना पड़ेगा, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए हाउस में रुकना पड़ेगा। तो ये चर्चा हो सकती है कि कौन से मंत्री हैं जो राहुल गांधी के दौरे में जाएंगे, कौन से मंत्री हैं जो यहाँ पर रहकर फ्लोर मैनेजमेंट संभालेंगे, सरकार की बात रखेंगे, इस बात पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा 15-16 और प्रस्ताव हैं तमाम विभागों से जुड़े हुए, जो आप अभी खबर में अभी पढ़ रही थी, उन पर भी इस कैबिनेट बैठक में जो है मोहर लग सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र किसी भी सरकार के लिए खुशबू बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब बजट पेश होता है तो सरकार का पूरा जो काम होता है वो बजट के आधार पर ही होता है। आप जब भी देखोगे रिव्यू बैठक होंगी या मुख्यमंत्री जब भी अपनी बात रखेंगे तो वो कहेंगे कि हमने बजट घोषणाओं का इतना फीसदी काम पूरा कर लिया है। तो आप समझिए कि बजट कितना महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए आज कैबिनेट बैठक मुख्य तौर पर रखी गई है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। सदन में किस तरीके से, हालांकि मुख्य तौर पर सदन में किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट रखना है, ये चर्चा विधायक दल की बैठक में महत्वपूर्ण रूप से होगी, जो कांग्रेस कल करेगी संभवतः सुबह। लेकिन आज क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, तमाम बड़े लोग जो पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो आज भी इस बात पर चर्चा हो सकती है कि सत्र में जो कल से शुरू हो रहा है उसमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किन मुद्दों को विपक्ष उठा सकता है जिन पर हमको जवाब देना है। लेकिन इससे अहम है राज्यपाल का अभिभाषण, जिसको आज मंजूर किया जाएगा, और 1 दर्जन से अधिक एजेंडे जो वन विभाग से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विभागों से जुड़े हैं खुशबू, इनको भी आज की इस कैबिनेट बैठक में, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कुछ देर में शुरू होगी, मंत्रियों का पहुंचना जारी है उनके आवास पर, वो मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल शिवेंद्र, और कहीं ना कहीं इसलिए भी ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चर्चा तो लगातार रहेगी। इस बैठक में और कौन कौन से लोग जो महत्वपूर्ण चेहरे होंगे वो शामिल होंगे, जो इस रणनीति को अमली जामा पहनाने वाले हैं? शिवेंद्र, देखिए, सारे कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो सारे इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उन सब से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि किसी भी मंत्री ने बैठक में आने में असमर्थता जताई है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो कोई मंत्री कभी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाते, कई बार वो किसी पारिवारिक आयोजन में होते हैं इसलिए नहीं आ पाते। लेकिन इस कैबिनेट बैठक में अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि कोई भी कैबिनेट मंत्री गैर हाजिर होंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि राज्यपाल का अभिभाषण जो कल पेश होगा उसको इस बजट में मंजूरी दी जाएगी, और 15-16 और एजेंडे हैं कई विभागों से जुड़े हुए, उन सभी को खुशबू इस कैबिनेट की बैठक में जो है मंजूर किया जाएगा, मोहर लगेगी। और हर बार की तरह जब कैबिनेट बैठक पूरी होगी तो बाकायदा सरकार की तरफ से ब्रीफिंग भी होगी कि आज की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें क्या बातें मुख्य थी जिन पर सहमति बनी है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी शिवेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात गुलाम नबी आजाद की करते हैं। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में क्या होगा फ्यूचर? क्या कांग्रेस आजाद को किसी अन्य राज्य से भेजेगी राज्यसभा? क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता आजाद का कार्यकाल हो रहा पूरा। 15 फरवरी को आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल हो जाएगा पूरा। कांग्रेस आजाद की इस सदन में कराएगी वापसी या शांति से कर देगी ड्रॉप? वैसे आजाद ने पार्टी हाईकमान की इच्छा के विरुद्ध राज्यसभा में किया था समझौता, सरकार के साथ समझौता कर सदन की कार्यवाही चलने दी थी और 3 दिन तक बहस चली और प्रधानमंत्री ने बहस का दिया जवाब। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में क्या होगा फ्यूचर, क्योंकि बहुत सीनियर मोस्ट माने जाते हैं, लगातार अपनी बातों को सामने रखते हैं, लगातार जब भी पार्टी में कुछ भी बात होती है तो सामने से आकर विचार रखते हैं। और ऐसे में आज भी जब आपने सुना होगा जब धन्यवाद दिया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा इमोशनल भी नजर आए थे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार भविष्य क्या होने वाला है गुलाम नबी आजाद का?
क्योंकि एक स्तंभ से रहे हैं और जो लगातार संबंध रहे हैं वो भी जबरदस्त तरीके से रहे हैं। और कई बार हमने ये देखा है कि चाहे कांग्रेस के अंदर खाने कैसा भी कुछ भी माहौल रहे, हमेशा ये कोशिश की है इन्होंने कि सब कुछ बैलेंस वे में चलता रहे। चाहे आपने पिछले दिनों की बात आपको याद होगी, कोरोना के बाद जब कांग्रेस में चुनाव की बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं कई लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर जब अभी कोरोना है तो ऐसे में किस तरह से चुनाव कराया जाए। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने ये कहा था कि चुनाव बेहद जरूरी होते हैं पार्टी को ही मजबूत बनाने के लिए। ऐसे में अब सवाल ये है कि गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में क्या फ्यूचर होगा। क्या कांग्रेस आजाद को किसी अन्य राज्य से राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता आजाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 15 फरवरी को आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल हो जाएगा पूरा। कांग्रेस आजाद की इस सदन में क्या वापसी कराएगी, ये बड़ा सवाल, या शांति से कर देगी ड्रॉप। वैसे आजाद ने पार्टी हाईकमान की इच्छा के विरुद्ध राज्यसभा में किया था समझौता। सरकार के साथ समझौता कर सदन की कार्यवाही चलने दी थी और 3 दिन तक बहस चली थी और प्रधानमंत्री ने बहस का दिया था जवाब। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद को किस तरीके से पार्टी अब आगे देख रही है। क्योंकि देखिए, अगर सीनियर मोस्ट की बात की जाए तो कुछ ही नेता हैं जिनका नाम जुबान पे आता है, उसमें से सबसे पहला या दूसरा नाम अगर है तो वो गुलाम नबी आजाद का है। क्योंकि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ये सभी ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब भी कोई बड़ी रणनीति बनती है, जब भी किसी राज्य के लिए अन्य तरीके की बात होती है तो इनकी गिनती की जाती है, इनसे लगातार सलाह मशवरा भी किया जाता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद का भविष्य किस तरीके का इस पार्टी में होगा, क्योंकि आगामी 15 फरवरी को ही आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। क्योंकि आजाद के इस सदन में अब कांग्रेस वापसी कराएगी या फिर शांति से कर देगी ड्रॉप। वैसे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अक्सर अपनी आवाज मुखर की है और जब जब जिस तरीके की जरूरत पार्टी को रही है उन्होंने उस तरीके से पार्टी का साथ भी दिया है। जब भी ऐसी जरूरत रही कि पार्टी के हित में कुछ बात हो और वो सबको रास ना भी आए, तब भी जाकर गुलाम नबी आजाद ने स्टैंड लिया है। ऐसे में अब पार्टी को ये देखना होगा कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद जो है उनके लिए वो सोच रही है। क्या इस सदन में वापसी होगी या फिर शांति से ड्रॉप कर दिया जाएगा। वैसे आजाद ने पार्टी हाईकमान की इच्छा के विरुद्ध राज्यसभा में किया था समझौता। आपको बता दें, सरकार के साथ समझौता कर सदन की कार्यवाही चलने दी थी और 3 दिन तक बहस चली और प्रधानमंत्री ने बहस का जवाब दिया था। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का अब किस तरीके का भविष्य होगा ये देखना बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। आज अगर आपने राज्यसभा में देखा होगा किस तरीके से कार्यवाही चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदाई के लिए अपने शब्द रख रहे थे तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद की बात करते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से बातचीत होती। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद का किस तरीके का भविष्य कांग्रेस में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम नबी आजाद पर रामदास अठावले का बड़ा बयान। गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा लाएंगे, ये बड़ा बयान। गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा लाएंगे, कांग्रेस नहीं लाई तो हम राज्यसभा में लाएंगे। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की हो रही है विदाई। तो इस बीच रामदास अठावले जो अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लगातार कई ऐसी बातें कहते हैं जो कई दिनों की सुर्खियां बनी रहती है और एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद पर रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। गुलाम नबी आजाद जिनका कार्यकाल राज्यसभा में 15 फरवरी जो आगामी है उसी दिन पूरा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये भी था कि आखिर किस तरीके का भविष्य कांग्रेस में होने वाला है और इसी बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आ गया है। गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा लाएंगे, कांग्रेस नहीं लाई तो हम राज्यसभा में लाएंगे, ये कहा जा रहा है। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही है। हालांकि अब रामदास अठावले का ये बयान किस तरीके से सियासी तौर पर देखा जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प है और आखिरकार किस तरीके से गुलाम नबी आजाद भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सामने से समझिए कि प्रस्ताव है। रामदास अठावले का ये बड़ा बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा लाएंगे, क्योंकि आगामी 15 फरवरी को ही राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो रहा है गुलाम नबी आजाद का। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी और धन्यवाद किया था। गुलाम नबी आजाद सहित 3 और जो राज्यसभा के सदस्य उनकी विदाई होने वाली है। ऐसे में धन्यवाद देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने भी कही थी और इसी बीच अब जो अठावले हैं उनका बड़ा बयान सामने आ गया है कि गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा लाएंगे, कांग्रेस नहीं लाई तो हम राज्यसभा में लाएंगे। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही है आगामी 15 फरवरी को। ऐसे में किस तरीके से ये डिसीजन लिया जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है और सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस किस तरीके से अब गुलाम नबी आजाद को पार्टी के साथ लाने की सोच रही है या चुपचाप ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और क्या गुलाम नबी आजाद अब आगे कुछ और देख रहे हैं।
ऐसे में अब जो तमाम रास्ते हैं वो भी खुलने वाले हैं। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आई हैं। सीनियर मोस्ट रहे हैं, अपनी बातों को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता से रखा है, मुखर तरीके से हमेशा सामने आए हैं। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद पर ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं रामदास अठावले की। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज प्लस में आगे बढ़ते हैं और बात भारतीय शेयर बाजार की करते हैं। दुनिया में 7वें नंबर पर भारतीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजारों का मार्केट कैप $2.7 ट्रिलियन के पार। भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई की दिलचस्पी बढ़ी है। 1 जनवरी से एफपीआई भारतीय बाजारों में $2.5 अरब कर चुके हैं निवेश। और आपको बताएं, सऊदी अरब, कनाडा और जर्मनी के शेयर के मार्केट वैल्यूएशन को पार किया है भारत ने। दुनिया के 7 बड़े शेयर बाजारों में यूरोप के 2 शेयर बाजार शामिल है। तो खास करके जब से बजट आया उसके बाद शेयर बाजार की अगर आप बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए जब शेयर बाजार ने कई रिकॉर्ड तोड़े और दुनिया में अब 7वें नंबर पर भारतीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजारों का मार्केट कैप $2.7 ट्रिलियन के पार। भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई की दिलचस्पी बढ़ी है। 1 जनवरी से एफपीआई भारतीय बाजारों में $2.5 अरब का कर चुके निवेश। सऊदी अरब, कनाडा और जर्मनी के शेयर के मार्केट वैल्यूएशन को पार किया भारत ने। दुनिया के 7 बड़े शेयर बाजारों में यूरोप के 2 शेयर बाजार शामिल हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बताएं, दुनिया में 7वें नंबर पर भारतीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजारों का मार्केट कैप $2.7 ट्रिलियन के पार। भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई की दिलचस्पी बढ़ी और कहीं ना कहीं ये जो शेयर में निवेशक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। 1 जनवरी से एफपीआई भारतीय बाजारों में $2.5 अरब का कर चुके निवेश। सऊदी अरब, कनाडा और जर्मनी के शेयर के मार्केट वैल्यूएशन को पार किया भारत ने। दुनिया के 7 बड़े शेयर बाजारों में यूरोप के 2 शेयर बाजार शामिल हैं। तो अपने आप में ये एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं। दुनिया में 7वें नंबर पर भारतीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजारों का मार्केट कैप $2.7 ट्रिलियन के पार। भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई की दिलचस्पी बढ़ी है। 1 जनवरी से एफपीआई भारतीय बाजारों में $2.5 अरब का कर चुके निवेश। सऊदी अरब, कनाडा और जर्मनी के शेयर के मार्केट वैल्यूएशन को पार किया भारत ने और दुनिया के 7 बड़े शेयर बाजारों में यूरोप के 2 शेयर बाजार शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, महाराज लेते थे क्विक डिसीजन। विश्वेंद्र सिंह को मिस कर रहा देवस्थान विभाग। विश्वेंद्र की बर्खास्तगी के बाद विभाग अभी तक नहीं लौटा पटरी पर। ना किराया नीति आई, ना ही अतिक्रमण हटाए। देव संपत्तियों से क्या सरकार अब प्राथमिकता से निपटाएगी देवस्थान के पेंडिंग मामले हैं वो पड़े हुए? ये बड़ा सवाल है। आपको याद होगा जिस तरीके से महाराज लेते थे क्विक डिसीजन, अब उनको मिस किया जा रहा है देवस्थान विभाग में। विश्वेंद्र सिंह को मिस कर रहा है देवस्थान विभाग। विश्वेंद्र की बर्खास्तगी के बाद विभाग अभी तक नहीं लौटा पटरी पर। ना किराया नीति आई, ना ही अतिक्रमण हटाए। देव संपत्तियों से क्या सरकार अब प्राथमिकता से निपटाएगी देवस्थान के पेंडिंग जो मामले पड़े हुए हैं, जो मसले पड़े हुए हैं उसको? ये बड़ा सवाल, क्योंकि जब तक ये मामले विश्वेंद्र सिंह देख रहे थे तब तक क्विक डिसीजन लेते थे, बड़े फैसले जल्द से जल्द ले लिए जाते थे और मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाती थी। और विश्वेंद्र सिंह को क्योंकि अब मिस कर रहा है देवस्थान विभाग, विश्वेंद्र की बर्खास्तगी के बाद विभाग अभी तक नहीं लौटा है पटरी पर। ना किराया नीति आई, ना ही अतिक्रमण हटाए देव संपत्तियों से। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अब प्राथमिकता से निपटाएंगी देवस्थान के पेंडिंग मसले या फिर अभी और इंतजार करना होगा इस पूरे मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात नरेश शर्मा की रिपोर्ट की करते हैं जो जयपुर से है। राहुल की यात्रा को लेकर गहलोत और पायलट दोनों खेमों में उत्सुकता है। आखिर कौन कौन बैठेगा राहुल के ट्रैक्टर पर? किस किस नेता को मिलेगी राहुल के मंच पर जगह? कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं की इसी पर टिकी रहेंगी निगाहें। मंच पर गहलोत, माकन एवं पायलट के साथ होने वाले संवाद पर टिकी रहेंगी निगाहें। हालांकि पूरे तौर पर होगा ये गहलोत और माकन का शो। हालांकि पीसीसी चीफ के नाते डोटास्ट्रा भी रहेंगे मंच पर मौजूद, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता रहेगी पायलट को लेकर। राहुल के साथ पायलट के होने वाले संभावित संवाद को लेकर रहेगी जिज्ञासा। अलबत्ता आला कमान और माकन के रुख को देखते हुए पायलट भी हर कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। अलबत्ता 4 माह पहले खुली बगावत करने के बावजूद भी अब राहुल के साथ पायलट की मंच पर मौजूदगी रहेगी। गहलोत समर्थक 102 विधायकों के आंखों की किरकिरी। इस सारे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने की टिप्पणी, कहा बागी विधायकों की घर वापसी के आला कमान के एक गलत फैसले ने अगले 3 वर्षों के लिए सब कुछ कर दिया उल्टा पुल्टा।
क्योंकि अब गुड गवर्नेंस की बजाय पायलट कैंप को हैंडल करना बन गई है गहलोत सरकार की प्राथमिकता। तो आप समझिए ये पूरा मामला, जहां राहुल गांधी आने वाले हैं, 2 दिन का दौरा कहा जा रहा है, और ऐसे में अब निगाहें इस ओर है कि जो ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं उसमें आखिर कौन कौन बैठने वाला है राहुल के ट्रैक्टर पर, किस किस नेता को राहुल के मंच पर जगह मिलेगी। कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं की इसी पर टिकी रहेंगी निगाहें। मंच पर गहलोत, माकन एवं पायलट के साथ होने वाले संवाद पर टिकी रहेंगी निगाहें। हालांकि पूरे तौर पर ये गहलोत और माकन का शो, हालांकि पीसीसी चीफ के नाते डोटासरा भी रहेंगे मंच पर मौजूद, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता रहने वाली है पायलट को लेकर। राहुल के साथ पायलट के होने वाले संभावित संवाद को लेकर जिज्ञासा लगातार बनी हुई है। आला कमान और माकन के रुख को देखते हुए पायलट भी हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 4 माह पहले खुली बगावत करने के बावजूद भी अब राहुल के साथ पायलट की मंच पर मौजूदगी रहेगी। गहलोत समर्थक 102 विधायकों की आंखों की किरकिरी। इस सारे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी की, कहा बागी विधायकों की घर वापसी के आला कमान के एक गलत फैसले ने अगले 3 वर्षों के लिए सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, क्योंकि अब गुड गवर्नेंस की बजाय पायलट कैंप को हैंडल करना बन गई है गहलोत सरकार की प्राथमिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद को इंतजार, आखिर कब खुलेगा 550 आयुर्वेद नर्सेस की भर्ती का पिटारा। बात आयुर्वेद विभाग की नर्सेस भर्ती से जुड़ी हुई। 550 आयुर्वेद नर्सेस की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने के संकेत। आयुष नर्सेस महासंघ की मुहिम ला रही रंग। करीब 9 माह से नियुक्ति की आस लगाए बैठे बेरोजगार नर्सेस। आयुष नर्सेस महासंघ अब भर्ती को लेकर सक्रिय हुआ है और कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर हो सकती है। आयुर्वेद को इंतजार है, आखिर कब खुलेगा 550 आयुर्वेद नर्सेस की भर्ती का पिटारा। बात आयुर्वेद विभाग की नर्सेस भर्ती से जुड़ी हुई है। 550 आयुर्वेद नर्सेस की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने के संकेत। आयुष नर्सेस महासंघ की मुहिम रंग ला रही है और करीब 9 माह से नियुक्ति की आस लगाए बैठे बेरोजगार नर्सेस। आयुष नर्सेस महासंघ अब भर्ती को लेकर सक्रिय हुआ है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनको भर्ती मिलेगी और जो बेरोजगार इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उन्हें आखिर कब रोजगार मिलेगा, उनकी कब नियुक्ति होगी, वो इंतजार शायद अब जल्दी खत्म हो। कांग्रेस में जल्द ही बन जाएगा संसदीय बोर्ड, जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। पार्टी में संसदीय बोर्ड को लेकर गंभीरता से चल रहा मंथन। महाराष्ट्र में पार्टी ने किए बदलाव को माना जा रहा प्रयोग। नाना पटोले को प्रदेशाध्यक्ष के साथ 37 सदस्यों को बनाया एक संसदीय बोर्ड भी। इसके बाद से ही केंद्रीय कमेटी में भी संसदीय बोर्ड बनाने की शुरू हुई अटकलें और सभी की रही सहमति तो केंद्रीय कमेटी में बन सकता है 9 सदस्यों का संसदीय बोर्ड। तो बदलाव लगातार किए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव काफी जगहों पर है, इसलिए कांग्रेस भी बहुत ज्यादा सीरियस और कांग्रेस में जल्द ही बन जाएगा संसदीय बोर्ड, ये कहा जा रहा है। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। पार्टी में संसदीय बोर्ड को लेकर गंभीरता से चल रहा है मंथन। महाराष्ट्र में पार्टी ने किए बदलाव जो उसको माना जा रहा है प्रयोग। नाना पटोले को प्रदेशाध्यक्ष के साथ 37 सदस्यों को बनाया एक संसदीय बोर्ड भी। इसके बाद से ही केंद्रीय कमेटी में भी संसदीय बोर्ड बनाने की शुरू हुई अटकलें और अब सभी की सहमति रही तो केंद्रीय कमेटी में बन सकता है 9 सदस्यों का संसदीय बोर्ड। हालांकि इसके किस तरीके के परिणाम होंगे, किस तरह से ये काम करेगी, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई चुनाव लड़े या नहीं, क्योंकि दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा की जीत लगभग तय। हालांकि पार्टी के कई नेताओं का है मानना कि स्थितियां कोई भी हो, कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने चाहिए। अहमद पटेल और अभय भारद्वाज के निधन से खाली हुई सीटें। राज्यसभा की 2 सीट के लिए 1 मार्च को होगा मतदान। गुजरात विधानसभा की 182 में से 111 सीटें हैं भाजपा के पास, तो ऐसे में बहुमत जो है वो भाजपा के पास जरूर है। ऐसे में गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है चुनाव लड़े या नहीं, क्योंकि दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा की जीत लगभग तय है। हालांकि पार्टी के कई नेताओं का है मानना कि स्थितियां कोई भी हो, कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने चाहिए। अहमद पटेल और अभय भारद्वाज के निधन से ये सीटें खाली हुई है। राज्यसभा की 2 सीट के लिए 1 मार्च को मतदान होगा। गुजरात विधानसभा की 182 में से 111 सीटें हैं भाजपा के पास। क्या निजीकरण की राह पर आगे बढ़ेगी राजस्थान डिस्कॉम? विद्युत विभाग के गलियारों में आज एक बार फिर शुरू हुई बड़ी चर्चा। फ्रेंचाइजी, पीपीपी और एमबीसी मॉडल पर अन्य शहरों में बिजली के अघोषित निजीकरण पर मंथन। तीनों डिस्कॉम के एमडी को सौंपी गई निजीकरण को लेकर पेपर वर्क की जिम्मेदारी। फिलहाल प्रदेश में अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर में फ्रेंचाइजी मॉडल पर निजी कंपनियां कर रही हैं काम। इसके साथ ही भरतपुर और भीलवाड़ा में एमबीसी मॉडल पर दी जा रही है बिजली सेवाएं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या
ये निजीकरण होने जा रहा है और क्या निजीकरण की राह पर आगे बढ़ेगी राजस्थान डिस्कॉम। विद्युत भवन की गलियारों में आज एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है। फ्रेंचाइजी, पीपीपी और एमबीसी मॉडल पर अन्य शहरों में बिजली के अघोषित निजीकरण पर मंथन चल रहा है। दागी कुलपति को बना दिया वीसी सर्च कमेटी में सदस्य। मामला अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में कुलपति सर्च कमेटी का सर्च कमेटी में यूजीसी की ओर से नॉमिनी बनाए गए हैं। प्रोफेसर राजेश सिंह, वर्तमान में राजेश सिंह है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति। राजेश सिंह इससे पहले पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते आए विवादों में बिहार के लोकायुक्त ने राजेश सिंह के कुलपति काल में मानी वित्तीय अनियमितताएं। 12 जनवरी 2021 को बिहार के राज्यपाल को कार्रवाई करने के लिए भेजी हुई है रिपोर्ट। राजेश सिंह के खिलाफ जांच के बावजूद यूजीसी ने बनाया सर्च कमेटी में नॉमिनी। कमेटी में राज्यपाल के नॉमिनी है एनआईटी सिक्किम के डायरेक्टर प्रोफेसर महेश चंद्र गोविल। सरकार के नॉमिनी है प्रोफेसर पीएस वर्मा व बीओएम नॉमिनी है प्रोफेसर जेपी यादव। इस कथित अनियमितता पर क्या राज्यपाल कलराज मिश्र लेंगे संज्ञान? न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।